अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावित्री ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैडम एक बात कहूँ, कल मैंने ही आपसे कहा था कि उन दोनों नादान लड़कियों की वजह से हम हमारे इन फूलों को खो देंगे, मगर आज इन फूलों को देखकर लग रहा है कि अभी भी उम्मीद है। क्या आपको लगता है मुझे फिर से उन्होंने दिए स्प्रे को इन फूलों पर लगाना चाहिए? हमें इतनी दवाइयां इस्तेमाल करके इन फूलों को बचाने की कोशिश की है, एक और कोशिश करने में आखिर हर्ज ही क्या है? कुछ देर सोचने के बाद मिसेज मारवा ने सावित्री से कहा, ठीक है, बड़े आराम से स्प्रे करना। स्प्रे डालकर फूलों को धूप में छोड़ देना। 2-3 घंटों बाद आकर देखेंगे क्या हालत है हमारे फूलों की। सावित्री ने फूलों पर स्प्रे किया और उन्हें धूप में रख दिया। जब 4 घंटे बाद सावित्री ग्रीन हाउस में फिर से फूलों को देखने को आई, फूलों को देखकर वो हैरान रह गई। सावित्री जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मैडम को बुलाने लगी, मैम मैम आइए देखिए, फूलों में तो एक नई जान आ गई है। जब मिसेज मारवा ने बाहर आकर गमले के फूलों को देखा तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कुछ देर अपने मन में कुछ सोचने के बाद उन्होंने सावित्री से कहा, जरा पता लगाओ वो लड़की कौन थी जिन्होंने इन फूलों को नया जीवन दान दिया है। मिसेज मारवा की ये बात सुनते ही सावित्री दौड़कर अपने विला से निकलकर श्रेया के विला की ओर जाने लगी। कुछ देर तक सावित्री श्रेया के विला की डोरबेल बजाते रही, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद जब किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो सावित्री निराश होकर वापस अपने विला में चली गई। सावित्री ने मिसेज मारवा से कहा, विला तो बिल्कुल खाली पड़ा है, वहाँ कोई नहीं है इस वक्त। मिसेज मारवा शायद काफी सालों से पहली बार किसी से मिलने के लिए इतनी बेसब्र हो रही थी। मिसेज मारवा ने सावित्री से कहा, एक काम करो, यहाँ के प्रॉपर्टी मैनेजर को कांटेक्ट करो, उसके पास जरूर उस लड़की का नंबर होगा। वहाँ तेज कार में श्रेया जोर जोर से म्यूजिक बजा रही थी। अनिका कार ड्राइविंग कर रही थी। श्रेया अपने विला को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइट नजर आ रही थी। श्रेया अनिका के साथ आर्यन को अपना नया विला दिखाने ले जा रही थी। पीछे खामोश बैठे आर्यन की ओर मुड़ते हुए श्रेया ने आर्यन से पूछा, क्या तुमने कभी किसी के घर के बाहर बहती हुई नदी देखी है? एक तरफ नदी, एक तरफ तालाब, तालाब के किनारे बहुत सारे कमल के फूल। तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम्हारी श्रेया मासी ने बिल्कुल ऐसा ही एक सुंदर सा विला लिया है अपने लिए। अब से कुछ दिनों बाद श्रेया मासी उसी विला में रहेंगी। तुम हर हफ्ते आना मुझसे मिलने, अपनी इस बोरिंग और बिजी माँ को भी लेकर आना, हम सब मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद आर्यन ने अपनी धीमी और सॉफ्ट आवाज में श्रेया से कहा, हमारे बड़े बंगलों में दादी माँ ने एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल पाउंड बनाया है। श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि कोई इतने बड़े घर में कैसे रह सकता था जहां पर एक आर्टिफिशियल पाउंड बनवाया गया हो। हैरान श्रेया ने आर्यन से पूछा, ये तुम्हारे पापा मिस्टर रोहित मारवा बंगलों में रहते हैं या किसी किले में? श्रेया की बात का बड़े ही इनोसेंटली जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, मासी मैंने भी आज तक हमारा बंगलो पूरी तरह से नहीं देखा। आर्यन की बात पर श्रेया और अनिका एक दूसरे की ओर खामोश देखते रहे। जैसे ही सावित्री ने कार के आने की आवाज सुनी, वो तेजी से अपने विला से बाहर निकली। बाहर निकलते ही सावित्री ने अनिका को विला के अंदर जाते हुए देखा। तभी सावित्री ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, सुनो लड़की, रुक जाओ, मेरे साथ अंदर चलो। आर्यन का चेहरा उस वक्त श्रेया के विला की तरफ था। अनिका तेजी से सावित्री के पास गई और उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर पूछने लगी, क्या वो आंटी की तबीयत ठीक तो है ना? तभी अचानक आर्यन की नजर अनिका से बात कर रही सावित्री पर पड़ी। सावित्री को देखते ही आर्यन श्रेया के पीछे छुप गया। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि सावित्री उसकी दादी माँ की केयर टेकर थी और आर्यन ये भी जानता था कि आज अगर सावित्री ने उसे अनिका और श्रेया के साथ देख लिया तो उसका सारा भांडा फूट जाएगा। आर्यन ने अचानक ही बहाना बनाते हुए श्रेया से कहा, मासी जल्दी से कार का दरवाजा खोलो, मुझे बहुत धूप लग रही है। मासी मुझे धूप में खड़े रहने की आदत नहीं है, अगर मुझे सनस्ट्रोक लग गया तो पापा मुझे बहुत डांटेंगे। रोहित मारवा का नाम सुनते ही श्रेया ने अपने रिमोट से कार को अनलॉक किया। जैसे ही आर्यन कार में बैठा, श्रेया अनिका के पीछे मिसेज मारवा के विला में चली गई। मिसेज मारवा को ग्रीन हाउस के बगल में खड़े देखकर श्रेया और अनिका एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें लगा था कि सावित्री ने उन्हें इसीलिए जल्दी बुलाया था क्योंकि शायद वो लेडी किसी तकलीफ में थी।
श्रेया ने धीमी आवाज में पूछा। आंटी की तबीयत तो ठीक लग रही है, फिर तुमने हमें इस तरह क्यों बुलाया? तेजी से ग्रीन हाउस की ओर कदम बढ़ाते हुए सावित्री ने श्रेया से कहा, वो फूल जिन पर तुमने दवाई छिटकी थी वो मैडम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम्हारी दी हुई दवा से फूलों में थोड़ा फर्क पड़ा है। अब तुम ही देखकर बताओ, क्या वो बच सकते हैं? अनिका ग्रीन हाउस के अंदर स्लीपर पहनकर चली गई। श्रेया और सावित्री ग्रीन हाउस के गेट के पास ही खड़े रह गए। अनिका ध्यान से उन फूलों का निरीक्षण करते हुए देखकर मिसेज मारवा से अनिका ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि इन फूलों में फिर से जान आ सकती है? मैं जानती हूँ कि इन फूलों की लाइफ बहुत कम होती है, मगर किसी तरह अगर तुम इन फूलों को बचा सको तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। अनिका ने अपनी हैंडबैग से एक नोटपैड निकाला और कुछ लिखने लगी। अनिका ने मिसेज मारवा से कहा, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, आप मेरे दिए गए मिक्सर के साथ ये दवा भी डालिए। अपनी नजर नीचे करते हुए मिसेज मारवा ने अनिका से कहा, मैंने हमेशा अपने फूलों को पेस्टिसाइड से दूर रखा है। पेस्टिसाइड्स फूलों पर बहुत ज्यादा असर छोड़ते हैं, जिनकी वजह से फूल वक्त से पहले मुरझा जाते हैं। अनिका ने नोटपैड पर लिखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसलिए मैं जो मेडिसिन लिख रही हूँ वो आप आसानी से घर पर बना सकते हो। इनमें कोई केमिकल नहीं मिलता, मगर इन दवाई का असर बाजार में मिलने वाली पेस्टिसाइड से ज्यादा होगा, विथ नो साइड इफेक्ट। आप इस मेडिसिन के साथ मेरा दिया हुआ स्प्रे लगाकर 3 दिन तक अप्लाई कीजिए। फूलों को आप जितना समझती है उतने नाजुक होते नहीं हो, बस उन्हें सही परवरिश चाहिए होती है। अनिका ग्रीन हाउस के बाहर जाने लगी। अनिका को रोकते हुए मिसेज मारवा ने कहा, क्या मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकती हूँ? क्या तुम अपना सोशल मीडिया अकाउंट मुझसे शेयर करोगी? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ आजकल की लड़कियां काम में इतना बिजी होती है, मगर मुझे अपने फूलों की फिक्र है। अगर उनके साथ कोई इमरजेंसी आई तो तुम्हें कांटेक्ट कर सकती हूँ। अनिका ने अपने पर्स से अपना फोन निकाला और मिसेज मारवा के साथ अपना सोशल मीडिया आईडी शेयर किया। उसके बाद वो श्रेया के साथ मिसेज मारवा के विला से बाहर चली गई। अनिका और श्रेया के जाने के बाद सावित्री भी बाजार सामान लेने चली गई। तभी मिसेज मारवा के घर डॉक्टर शालिनी आ पहुंची। शालिनी को अपने पास आते हुए देखकर मिसेज मारवा ने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? अपने चेहरे पर एक फेक मगर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, मैं यहाँ आपके फूलों को देखने आई हूँ। इससे पहले कि डॉक्टर शालिनी आगे कुछ कह पाती, मिसेज मारवा ने उसे रोकते हुए कहा, थैंक यू फॉर योर हेल्प, मगर उन फूलों को ऑलरेडी ट्रीटमेंट मिल चुकी है। शालिनी ने अलग अलग वेबसाइट पे कई लोगों से पूछताछ की थी कि इस आर्किड को कैसे ठीक किया जाए, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। ज्यादातर लोगों ने फूलों की तस्वीर देखने के बाद यही कहा था कि इन फूलों की लाइफ स्पेन खत्म हो चुकी है और तुम जल्दी ये मुरझा जाएगा। अभी डॉक्टर शालिनी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मिसेज मारवा ने शालिनी से पूछा, क्या और कोई काम था तुम्हें? अपने ख्यालों से बाहर आते हुए शालिनी बड़ी बड़ी आंखों से मिसेज मारवा को घूरने लगी। रोहित मारवा के नजदीक जाने का आखिरी मौका शालिनी ने अपने हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। मिसेज मारवा का ट्रस्ट जीतने के लिए शालिनी को जल्दी ही कोई दाव खेलना था। शालिनी ने मिसेज मारवा की आंखों में देखते हुए कहा, मिसेज मारवा, क्या आपको पता है कि आपका बेटा किसी को पसंद करता है? मिसेज मारवा को शालिनी की ये बात बहुत अजीब लगी। मिसेज मारवा ने शालिनी से कहा, नहीं, मैं नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती। ये कहकर मिसेज मारवा ने बंगले का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगी। तभी पीछे से शालिनी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप बेशक अपने बेटे की लव लाइफ के बारे में न जानना चाहती हो, मगर आपको अपने ग्रेड सन की तो फिक्र है ना? शालिनी की ऐसी बात सुनकर मिसेज मारवा हैरानी से शालिनी की ओर देखने लगी। शालिनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जो लड़की इस वक्त मिस्टर मारवा के साथ प्यार का नाटक कर रही है वो एक बहुत ही शातिर और चालाक लड़की है। अगर मिस्टर मारवा ने उनके साथ शादी कर ले और उसे अपने घर में ले आए तो पता नहीं वो नन्हे आर्यन का क्या हाल करेगी। पहले से ही आर्यन बहुत अकेले और गुमसुम रहते हैं। अगर ऐसी सौतेली माँ घर में आ गई, पता नहीं उनकी हालत क्या हो जाएगी। मिसेज मारवा का मारवा खानदान से मेलजोल बहुत कम था। वो आर्यन से भी बहुत कम बार मिले थे, मगर आर्यन उनके दिल में बहुत करीब था, उतना ही करीब जितना रोहित था। मिसेज मारवा बहुत समझदार औरत थी, किसी की कही सुनी बातों पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करती थी।
अपने साड़ी का पल्लू अपने अपने कंधों से खींचते हुए मिसेज मारवा ने शालिनी से पूछा, क्या नाम है उस लड़की का? डॉक्टर शालिनी ने एक फेक इनोसेंट चेहरा बनाते हुए कहा, जी आंटी, अनिका अनिका गुलेरिया नाम है उस लड़की का। मिसेज मारवा ये नहीं जानती थी कि अभी अभी कुछ देर पहले जो लड़की उनके ग्रीन हाउस में आकर उनके फूलों को ट्रीटमेंट दे गई थी उसका नाम अनिका गुलेरिया था। मगर वो ये जानकर जरूर हैरान थी कि वो लड़की जिससे उन्हें अपना सोशल मीडिया आईडी बताया, उस आईडी में भी गुलेरिया सरनेम का इस्तेमाल किया गया था। इस बात को महज एक कोइंसिडेंस समझकर मिसेज मारवा ने अपने मन से निकाल दी। अपने बंगले का दरवाजा बंद करने से पहले मिसेज मारवा ने डॉक्टर शालिनी से पूछा, क्या मैं तुम्हारी और कोई मदद कर सकती हूँ? मिसेज मारवा का ऐसा रिएक्शन देखकर शालिनी ने उनसे कहा, क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से? मिसेज मारवा ने बिना किसी एक्सप्रेशन से शालिनी से कहा, देखो शालिनी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, रोहित की पर्सनल लाइफ में मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करती, और अगर तुम मेरा इस्तेमाल करके रोहित के नजदीक जाना चाहती हो तो मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। इससे पहले कि शालिनी मिसेज मारवा को इस बात का कोई जवाब देती, मिसेज मारवा ने शालिनी के मुंह पर बंगले का दरवाजा बंद कर दिया। डॉक्टर शालिनी ये अच्छी तरह जान चुकी थी कि रोहित के करीब पहुंचने का मौका उसने हमेशा हमेशा के लिए गवा दिया था। वो रास्ता जिस पर चलकर डॉक्टर शालिनी रोहित तक पहुंचना चाहती थी, वो रास्ते का दरवाजा अभी अभी रोहित मारवा की माँ ने शालिनी के मुंह पर बंद कर दिया था। कुछ देर बाद सावित्री सारा सामान लेकर बाजार से वापस विला लौट आई। विला लौटते ही सावित्री ने देखा कि मिसेज मारवा आंगन में फूलों पर बैठ के कुछ सोच रही थी। चूल्हे के पास पड़े एक टेबल पे सामान रखते हुए सावित्री ने मिसेज मारवा को पूछा, मैडम क्या हुआ आपको? क्या क्या सोच रही है? क्या मेरे जाने के बाद कोई आया था? सावित्री की इस बात के जवाब में मिसेज मारवा ने बस इतना कहा, रोहित किसी लड़की से प्यार करने लगा है। ये बात सुनते ही सावित्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सावित्री ने आंखों में चमक के साथ कहा, चलो आखिरकार बाबा को कोई पसंद तो आई, ये तो बहुत खुशी की बात है। मगर जब सावित्री ने देखा मिसेज मारवा के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी तो अपनी बात बदलते हुए सावित्री ने कहा, हाँ मगर बाबा की ये बात भी बहुत गलत है। अगर कोई उन्हें पसंद आ गई है तो उन्हें उसे आपको मिलवाने यहाँ ले आना चाहिए था। आने दीजिए बाबा को, मैं भी अच्छी खबर लूंगी इनकी। मिसेज मारवा ने अपनी धीमी आवाज में कहा, मुझे कोई एतराज नहीं जब तक रोहित खुश है, बस मुझे आर्यन की फिक्र है। सावित्री ने मिसेज मारवा को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, बाबा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित बाबा आर्यन बाबा को बहुत प्यार करते हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सावित्री की बातों का जवाब देते हुए मिसेज मारवा ने कहा, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, सौतेली माँ के साथ सगे बाप का व्यवहार भी सौतेला ही होता है। मिसेज मारवा की बातें सुनकर सावित्री ने अपनी नजरें झुका ली। वो अच्छी तरह जानती थी कि मिसेज मारवा अब किसी भी औरत पर भरोसा नहीं कर सकती थी। उनके साथ उनके पति मिस्टर मारवा ने जो किया था उसके बाद तो कभी नहीं। अपने बीते कल के बारे में याद करते हुए मिसेज मारवा चूल्हे पर बैठकर खामोशी से आसमान की ओर देखने लगी। कुछ देर मिसेज मारवा और सावित्री यूं ही चूल्हे के पास खामोश बैठे रहे। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सावित्री ने मिसेज मारवा से कहा, मैडम क्या आपको आर्यन बाबा की फिक्र हो रही है? मैं जानती हूँ कि आप काफी समय से उन्हें नहीं मिले हैं, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि आर्यन बाबा को देखने के लिए हमेशा आपकी आंखें तरसती रहती है। क्या आपको लगता है कि आपको रोहित बाबा से कहकर एक बार उस लड़की से मिल लेना चाहिए? ये कहते हुए सावित्री ने आगे कुछ कहने से अपने आप को रोक लिया। सावित्री अच्छी तरह जानती थी कि मारवा खानदान का घर छोड़ने के बाद मिसेज मारवा ने कभी भी किसी बात के लिए अपने बेटे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की थी। कोई इमरजेंसी हो तभी भी नहीं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाए तभी भी नहीं। आयशा मारवा की ओर देखकर सावित्री को हमेशा ही ऐसा लगता था जैसे वो कोई रियासत की रानी तो नहीं थी, मगर उन्हें अपने ही परिवार का साथ नहीं मिला था। आसमान में नजर आए हुए मिसेज मारवा ने सावित्री से कहा, रोहित को फोन लगाकर कहो कि आर्यन को मेरे पास ले आए, मैं आर्यन से मिलना चाहती हूँ। मारवा खानदान का घर छोड़ने के बाद पहली बार मिसेज मारवा ने रोहित के साथ कांटेक्ट करने की इच्छा जताई थी। मिसेज मारवा की यह बात सुनकर सावित्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सावित्री तेजी से आंगन से निकलकर बंगलों के अंदर मिसेज मारवा का फोन लेने चली गई। आसमान से घर
घर लौट रहे पंछियों को देखकर मिसेज मारवा को अपने बीते हुए कल की एक एक बात याद आने लगी। बहुत साल पहले की बात थी, जब मिसेज मारवा को पता चला कि उनके पति के किसी और स्त्री के साथ संबंध थे। जिन इंसान पर उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उन्हें धोखा दिया था। रोहित के पापा ने आयशा से साफ कह दिया था कि वो अपने नए रिश्ते में बेहद खुश है और वो उस औरत से बहुत प्यार करते थे। मगर आयशा मारवा को जिंदगी का धक्का तब लगा जब रोहित के पापा ने उनसे कहा कि वो औरत उनके बच्चे की मां बनने वाली है। आयशा मारवा समझ चुकी थी कि अब रोहित के पापा की जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं थी। उनके सामने बस एक ही रास्ता था, डाइवोर्स। मगर मिसेज आयशा मारवा ये भी अच्छे से समझती थी कि डाइवोर्स लेने का ये भी मतलब था कि रोहित से आने वाले दिनों में मारवा खानदान के सारे अधिकार छीन लिए जाते, क्योंकि रोहित के पापा और उस औरत का होने वाला बच्चा खानदान का नया वारिस होता। मगर मिसेज मारवा ने सोच लिया था कि वो अपने बेटे को लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि मारवा खानदान के हक और अधिकार रोहित से छीन लिए जाए। आयशा मारवा डिवोर्स के बारे में सोच ही रही थी, तभी रोहित की दादी ने आयशा को सुझाव देते हुए कहा कि वो अपने फैसले पर और एक बात सोच ले। कुछ दिनों के लिए मारवा खानदान से, रोहित से और रोहित के पापा से दूर रहकर एकांत में अपने आप से ये सवाल पूछ के उसे डिवोर्स चाहिए या नहीं। दादी माँ के कहने पर आयशा कुछ दिनों के लिए अपने स्वामी जी के आश्रम चली गई थी। 14 दिन आश्रम में लगातार अपने आप से बातें करने के बाद आयशा मारवा इस नतीजे पर पहुंची थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोहित के पास से मारवा खानदान के हक और अधिकार नहीं छीनेगी, चाहे उसे उनके लिए रोहित से दूर ही क्यों न रहना पड़े। जहां तक आयशा की बात थी, तो उनके औरत होने के स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। बहुत बड़ा धोखा हुआ था। वो किसी भी कीमत पर अब रोहित के पापा के साथ शादी के संबंध में नहीं रहना चाहती थी। ये फैसला लेकर जब वो आश्रम से वापस मारवा हाउस पहुंची, तब उन्होंने देखा कि रोहित के दादाजी रोहित के पापा पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं ये औरत। रोहित के पापा उस औरत का हाथ पकड़कर खड़े थे। उस औरत के पेट में 5 महीने का बच्चा था। रोहित के दादा और दादी काफी परेशान लग रहे थे। रोहित के पापा रोहित के दादाजी से बस इतना ही कहे जा रहे थे कि इसने जानबूझकर नहीं किया, ये सब गलती हो गई, ये जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ इसे अच्छी तरह, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। आयशा मारवा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किस बात को लेकर इतना बड़ा टेंशन चल रहा था। तभी एक नौकर ने आकर आयशा से कहा कि रोहित बाबा को किसी ने किडनैप कर लिया है। इनका कोई अता पता नहीं। लोग कह रहे हैं कि बच्चा चुराने वालों ने एक काम किया है। वो लोग रातों रात बच्चा चुरा कर पता नहीं किस देश में बेच देते हैं। रोहित के वापस मिलने की उम्मीदें बहुत कम थी। ये खबर सुनते ही आयशा मारवा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह रोहित के दादाजी ने अपने बगल में खड़े साइड टेबल पर पड़े हुए लैंप को उठाया और जोर से जमीन पर उस लैंप को फेंकते हुए कहा, अगर मेरे बच्चे रोहित को कुछ हो गया तो याद रखना, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। उस वक्त रोहित की उम्र 5 या 6 साल की थी। दादाजी के पैरों के पास घुटनों के बल बैठकर रोहित के पापा ने उनसे कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप सब रोहित को लेकर बेहद दुखी है, मैं भी दुखी हूँ। आखिर मेरा भी तो बेटा था रोहित, मगर होने को कौन टाल सकता है। हमने सारी कोशिशें कर ली है, रोहित का कहीं पता नहीं चल रहा है। रोहित अभी बहुत छोटा है, न उनसे लड़ सकता है, न किसी तरह घर वापस आ सकता है। हमें रोहित को भूलना होगा पिताजी, हमें उसे भूलना ही होगा। उनकी प्रेमिका की ओर इशारा करते हुए रोहित के पापा ने कहा, देखिए पिताजी, इस लड़की के मासूम चेहरे की ओर देखिए। क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर ऐसा कुछ कर सकती है? इसके पेट में मेरा बच्चा है। ये बच्चा अब मारवा खानदान का अगला वारिस होगा। आपके नाम को, मेरे नाम को, इस खानदान के नाम को ये बच्चा आगे जरूर ले जाएगा। ये बच्चा ना सिर्फ हमारे प्यार की निशानी है, बल्कि इस खानदान का भी खून है। रोहित के पापा की ये बात सुनते ही गुस्से से तिल मिलाए दादाजी अचानक ही शांत हो गए। कुछ देर सोचने के बाद अपनी लकड़ी का सहारा लेकर वो चुपके से अपने कमरे में चले गए। आयशा मारवा ये सब कुछ देखकर दंग रह गई। न रोहित के पापा को और न ही रोहित के दादाजी को रोहित से कोई मतलब था।
उन सबको मतलब था तो सिर्फ मारवा खानदान के होने वाले वारिस से। जब दादाजी को पता चला कि मारवा खानदान को एक नया वारिस मिलने वाला है, तब अचानक ही उनके दिल में रोहित के लिए सारी चिंताएं खत्म हो गई। उस दिन आयशा मारवा को एक बात का यकीन हो गया कि एक बच्चे को उनकी माँ से ज्यादा कोई नहीं प्यार कर सकता। शायद यही वजह थी कि आयशा मारवा भी मारवा खानदान से दूर रहने के बावजूद मारवा खानदान से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई थी। आसमान में देख रही मिसेज मारवा की आंखों से कब आंसू की बूंदें टपकने लगी, ये उन्हें भी पता नहीं चला। जब सावित्री फोन लेकर बाहर आई, तब अचानक ही झूले से खड़े होते हुए मिसेज मारवा ने सावित्री से कहा, सावित्री, क्या ये हो सकता है कि रोहित जिस लड़की से प्यार करता है वही आर्यन की माँ हो? सावित्री मिसेस मारवा की बात सुनकर चौंक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मिसेस मारवा के मन में ऐसा ख्याल कैसे आया था। मिसेस मारवा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित आर्यन को घर लेकर आया था, तो इस बात से हैरान थे कि आखिर इस बच्चे की माँ कौन थी। जब सब लोग रोहित से ये सवाल का जवाब मांगने लगे, तब रोहित लोगों की बातों का सिर्फ एक जवाब देता, क्या फर्क पड़ता है इस बच्चे की माँ का है या नहीं, ये बच्चा मेरा है, बस इतना ही काफी है। यहाँ तक कि रोहित ने कभी अपनी माँ को भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया था। हालांकि रोहित अक्सर लोगों से छुपकर अपनी माँ से मिलने आया करता था, मगर रोहित को अपनी माँ से हमेशा ये शिकायत थी कि माँ हमेशा उनसे दूर रहती थी। जब रोहित इतना छोटा था कि उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी उसकी माँ उससे दूर ही रहा करती थी। रोहित ये नहीं जानता था कि उसकी माँ ये सब इसलिए किया था उसने क्योंकि वो रोहित को सेफ रखना चाहती थी। रोहित जब भी अपनी माँ से मिलने आता तो दोनों घंटों तक एक दूसरे के सामने बैठे रहते, मगर एक दूसरे से बात करने के लिए उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता था। जब रोहित की आंखों में हमेशा से अपनी माँ के लिए एक ही सवाल रहता कि आखिर उसकी माँ उसे पूरी तरह अपनाती क्यों नहीं। मन ही मन ये बात सिर्फ आयशा जानती थी कि रोहित को अपने साथ रखने का मतलब था रोहित की जिंदगी में मुश्किलें पैदा करना। रोहित के अच्छे भविष्य के लिए रोहित की माँ ने अपने इमोशंस पर पत्थर रखकर अपने बेटे को खुद से दूर रखा था। मारवा हाउस में रोहित ने जब सावित्री का कॉल डिस्कनेक्ट किया तो वो ये सोचकर चौंक गया कि आज इतने सालों में पहली बार रोहित की माँ ने रोहित और आर्यन को मिलने बुलाया था। रोहित ये सोच कर हैरान हो रहा था कि ऐसी क्या बात हुई होगी जो रोहित की माँ ने इतने सालों में पहली बार ऐसा कदम उठाया था। बेडरूम में अपनी बेबी डॉल से खेल रही रिया की ओर देखकर रोहित ने पूछा कि आर्यन, क्या तुम अपनी दादी माँ से मिलना चाहोगी? रोहित की बात पर हैरान होते हुए रिया ने पूछा, क्या मेरी कोई दादी माँ भी है? आर्यन ने कभी भी रिया से रोहित की माँ का जिक्र नहीं किया था। पकड़े जाने के डर से रिया अपनी बात बदलते हुए रोहित से कहा, मेरा मतलब है, क्या हमें आज ही जाना होगा? रोहित ने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए रिया से कहा, हाँ आज ही जाना है। तुम एक काम करो, अपने बेडरूम में जाकर तैयार हो जाओ, मैं ये कुछ काम निपटा कर आता हूँ। अपना बेबी डॉल अपने हाथ में लेकर रिया रोहित के बेडरूम से निकलकर अपने बेडरूम की ओर जाने लगी। कॉरिडोर से जा रही रिया को अचानक ही अपने सामने आयुष मारवा खड़ा नजर आया। लड्डू के पापा आयुष को अपनी ओर देखकर रिया अपनी जगह खड़ी हो गई और बड़े ही प्यार से आयुष को स्माइल देते हुए रिया ने कहा, हेलो चाचू, हाउ आर यू? आयुष ने भी मुस्कुराते हुए रिया से पूछा, आर्यन, कहाँ जा रही हो इस गुड़िया को लेकर? रिया अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन को गुड़िया से खेलना पसंद नहीं था। आयुष मारवा को किसी तरह का शौक न हो जाए, इसलिए रिया ने बात बदलते हुए कहा, अरे चाचू, मैं तो गुड़िया से नफरत करता हूँ, मुझे ऐसे खिलौने बिल्कुल पसंद नहीं। मगर वो क्या है ना, आज मुझे इसी तरह की पेंटिंग करने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए सोचा कि क्यों ना गुड़िया की पेंटिंग बना दूं। मगर मेरे पापा ने कहा कि दादी माँ से मिलने जाना है, तो मैं तैयार होने जा रहा हूँ। रिया का जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए आयुष ने रिया से पूछा, आर्यन बेटा, पहले तो तुम बहुत चुपचाप रहते थे, न किसी से बोलते थे, न किसी से बात करते थे, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी बातें करने लगे हो? रिया ने सोचा नहीं था कि उसके आयुष चाचा उसे इस तरह का कोई सवाल पूछेंगे, मगर रिया भी इतनी आसानी से फंसने वाले नहीं थी। रिया ने अपने होठों को दबाते हुए कुछ देर सोचकर कहा, क्योंकि अब मैं ठीक हो चुका हूँ। ये बात सुनते ही आयुष हैरान हो गया। मौका देखकर रिया ने भी
अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि आयुष चाचू, क्या आपको पता है मुझे किसने ठीक किया है? आयुष कान लगाकर रिया की अगली बात का इंतजार करने लगा। यहाँ वहाँ देखकर रिया ने आयुष से कहा, मुझे मेरी मम्मी ने ठीक किया है। आयुष ये बात सुनकर हैरान रह गया कि आर्यन की कोई मम्मी भी थी और आर्यन उसके साथ कांटेक्ट में था। आयुष ने आर्यन से पूछा, मम्मी कौन है तुम्हारी मम्मी? आयुष चाहता था कि बस किसी तरह उसे कोई ऐसी बात मिल जाए जिसे वो रोहित को परिवार में नीचा दिखा सके। रिया ने अपने हाथ मसलते हुए आयुष से कहा, जानते हो चाचू, मेरी मम्मी कौन है? मेरे पापा की गर्लफ्रेंड।